आज जिस टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या टर्म्स इस्तेमाल होते हैं और उसका मीनिंग क्या है। और ये बेसिक एसेंशियल है फॉर एवरी इन्वेस्टर, रिगार्डलेस वो किस भी फील्ड में जा रहा है। अगर वो स्टॉक मार्केट ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देख रहा है तो उसे ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगा स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या टर्म्स आते हैं। तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक या शेयर दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों का मतलब ही ये होता है कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। और मतलब कि शेयर मतलब एक यूनिट ऑफ शेयर और फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप आपको मिल रही है। तो इसका मीनिंग ये हो जाता है। और इक्विटी क्या आती है? तो इक्विटी एक अनदर टर्म है जो सिंपली रिप्रेजेंट करता है आपका ओनरशिप। सो इक्विटी शेयर के रिलेटेड और सेम थिंग होती है। तो ये जनरली इक्विटी जो आपका है वो आपका इससे रिलेटेड होता है कि आपका जो इक्विटी इन द सेंस इस स्टॉक मार्केट में आप कितना इक्विटी आपने होल्ड कर रखा है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स यू आर होल्डिंग, तो सिंपल मीनिंग ये सेम ही थिंग रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंफ्यूजिंग हो जाता है मेंटली। और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? तो मार्केट कैप क्या होता है? तब मैं प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात कर रखा है कि मिड कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, इवन पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं। पेनी स्टॉक्स आप उन्हें कहते हैं जो बहुत फ्रैक्शन 10 रुपये 20 रुपये से कम ही होते हैं और बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें रेशियो होते हैं और उसमें प्ले अराउंड ज़्यादा होता है। मतलब प्ले अराउंड मतलब कि आ, उसमें जो ये आपके ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन उनके हाथ में होता है, तो उसमें लिक्विडिटी भी ज़्यादा रहती है। तो ये प्रीवियसली मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आपके रिकैप के लिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, ये बेसिक 3 कैटेगरीज होते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स जनरली इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा टर्म आता है डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड पर्टिकुलर कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर को एज ए रिवॉर्ड। और ये बेसिकली इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, काफ़ी वेल टू डू कंपनी है, काफ़ी अच्छा कर रही है मार्केट में, तो उसके हिसाब से अपना डिविडेंड डिसाइड करती है जो अपने शेयर होल्डर को एज ए रिवॉर्ड देती है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, कंपल्शन भी नहीं होता, लेकिन ये स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है एक जनरल तरीके से। एंड सेकेंड थिंग, इनके पास ये भी देख सकते हैं, इसको तो सेंसरी होता है कि वो उतना पैसा उनको चाहिए होता है, उतना एक्सपेंशन वो नहीं करते। लेकिन मैं जनरली इसको बेटर कंपनी मानता हूँ अपने नज़र में। आईपीओ तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, मैं प्रीवियस वीडियो में जनरेट कर रखा है, लेकिन आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। इसमें कंपनी जब स्टॉक मार्केट में एंटर होती है तो पहली बार जब कोई कंपनी पैसा रेज करती है मार्केट से तो आईपीओ के थ्रू ही करती है। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज क्या होता है? तो बेसिकली जहाँ पे आप शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, और वो वही शेयर खरीद के बेच सकते हैं जो उस पर लिस्टेड है। और उसमें गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन बहुत से उन्हें फॉलो करने होते हैं, लेकिन लिस्टेड वहाँ पे बेचे और खरीदे जाते हैं। इसके दो प्लेटफॉर्म जनरली अभी अवेलेबल है, पहला एनएससी, दूसरा बीएससी। अब तीसरा इसमें क्या आता है कि आपको कंपनीज के शॉर्ट टर्म जो इस्तेमाल होते हैं वो मालूम होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल टीसीएस जो है, हम जनरली उसको टीसीएस ही बोलते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म आप देखोगे तो टोटली डिफरेंट है। विप्रो अपने आप में बहुत उसका टोटली डिफरेंट वो है, ये जस्ट एक्रोनिम है। तो विप्रो भी एक शॉर्ट टर्म है। तो एल आई सी, तो एल आई सी हम लोग बोल देते हैं, लेकिन एल आई सी का फुल फॉर्म दूसरा है। तो ये छोटे छोटे उसके टर्म जो होते हैं आपको मालूम होने चाहिए। अगर नहीं भी मालूम, फुल फॉर्म मालूम है तो उसमें आपको उसका शॉर्ट फॉर्म मिल जाता है। और ब्रोकरेज अकाउंट, तो ब्रोकरेज अकाउंट क्या होता है? जहाँ पे क्योंकि जो जहाँ पे लिस्टेड है एनएससी बीएससी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आप वहाँ के ब्रोकर से खरीदते हो आप। और ब्रोकर्स कौन होते हैं? तो बहुत से ब्रोकर्स आज की डेट में अवेलेबल है
वहाँ पे अपना अकाउंट खोलते हो, सिंपल प्रोसेस होते हैं, और उधर से आपके डीमैट अकाउंट जो होता है, जो CDSL है या NDSCL जो भी होता है, इन दोनों में से किसी भी अकाउंट में जिसमें आपका ब्रोकर खोलवाता है, उसमें आपके शेयर्स जमा हो जाते हैं। ये होता है। अब सबसे बड़ा क्या होता है, बुल मार्केट। तो बुल मार्केट बहुत लोगों ने अभी देखा होगा। तो बुल मार्केट बेसिकली सबको ऑप्टिमिज्म होता है कि नहीं यार बहुत अच्छा करेंगे, हर कंपनी अच्छा करेगी और हर कोई खरीद रहा था दाएं बाएं। तो इसके वेरियस फैक्टर्स की वजह से बुल मार्केट आता है, आपको वो चीज़ समझनी जरूरी है। तो आपको 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में मिलती है इस मार्केट में। बेयर मार्केट क्या होता है, जब मार्केट टिपिकली अपने पीक से 20% फॉल हो जाता है तब हम बोलते हैं बियर मार्केट। तो बियर मार्केट में क्या होता है, इकोनॉमिकली कंपनी, इकोनॉमिक का उससे लेना देना होता है लेकिन ज़्यादा रिलेटिविटी नहीं होती। उसमें बेसिकली फियर फैक्टर हो जाता है कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसा ही डालते हैं, तो आपकी जो 10 रुपये की चीज़ है वो 1 रुपये में इसमें मिल जाती है कभी कभार। तो ये चीज़ भी होती है। तो बेयर मार्केट इसे कहते हैं, ये टर्म आपको मालूम चाहिए। वॉलिडिटी क्या है, तो वॉलिडिटी ये होता है जो अप एंड डाउन होता है। कभी मान लीजिए शेयर 10 रुपये का है तो कभी वो 9 रुपये का भी होगा, कभी 10 रुपये का, कभी 11 भी होगा, फिर 10 रुपये में भी आएगा। तो ये जो वेव की तरह अप एंड डाउन होते हैं, ये हमेशा इसको वॉलिडिटी बोलते हैं, जो स्टेबल आपका प्राइस नहीं दिखाता है। पूरे दिन में मार्केट काफ़ी अप एंड डाउन होता है। प्रोफाइल क्या होता है, तो जब प्रोफाइल टर्म पॉइंट यूज़ होता है कहीं, तो प्रोफाइल ये होता है कि आप मान लीजिए शेयर खरीद रहे हैं अपने अकाउंट में, तो आप कौन से कंपनी से रख रहे हैं, तो वो आपके प्रोफाइल के अंदर हो गया। जनरली आप मान लीजिए आपके पास एक बुक है, कॉपी है, उसमें आपने पेजेस डिवाइड कर दिए और उसमें आपने नोट्स बना दिए। तो वो जो उसमें जो आपने वेरियस हर पेज पे लिख रखा है, वो आपका पूरा प्रोफाइल हो गया कि आपने उस प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें रख रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी मंडी गए हैं, सब्जी मंडी से आपने बहुत सारी सब्जी के को रिलेशन बता रहा हूँ, तो उस थैला जो है वो आपकी सब्जियों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सी सब्जी हैं, लेकिन वो आपका प्रोफाइल है। इसको इस तरह से देखिए कि वो प्रोफाइल में जैसे बैग है तो वो आपका प्रोफाइल हो गया, और जो स्टॉक्स हो गए आपके सब्जियाँ हो गई जो डिफरेंट जैसे हो गया, तो वो उस हिसाब से रिलेट कीजिए कि प्रोफाइल के अंदर आपके स्टॉक्स हैं, तो वो आपका डिफाइन कर देते हैं जनरली। तो ये एक तरीका हो गया। अब प्रोफाइल में लोग बॉन्ड्स भी रखते हैं, ये भी रखते हैं, तो वो आप आगे देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी हो गया। तो वेरियस प्रोफाइल के अंदर एक आपका स्टॉक ही नहीं होता, आपकी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो नोट डाउन करती हैं, आपके ओवरऑल प्रोफाइल को बनाती हैं। तो ये चीज़ होता है। अब आप किसी शेयर में टर्म्स देखते हैं, तो जनरली मैं इस पे ध्यान देने की कोशिश करूँगा कि क्या होता है। तो पहला EPS, तो EPS होता है अर्निंग पर शेयर। तो मान लीजिए कंपनी 10 रुपये कमाए और उसने 10 शेयर हैं पूरे, तो 1 रुपये पर शेयर अर्निंग होगी उसकी। इसी को EPS कहते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो ये बहुत टिपिकली आप किसी भी आज की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको ये रेडिली अवेलेबल होगा कि उनका EPS क्यों क्या है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड आपको रेडिली अवेलेबल हो जाता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, तो जो आज की डेट में मान लीजिए कंपनी ने 10 रुपये कमाए और उसका प्राइस 10 रुपये है, तो रेशियो 1:1 हो गया। तो यही चीज़ होती है प्राइस टू रेशियो। ये आपका डिफाइन करता है कि स्टॉक महंगा या सस्ता मिल रहा है पी में। तो अगर पी ज़्यादा है तो महंगा हो गया, पी कम है तो ठीक है यार। तो ये एक चीज़ होता है। डिविडेंड यील्ड क्या होता है, तो डिविडेंड यील्ड आपका जनरली जो डिविडेंड पे कर रही है वो आपके फेस वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो जनरली कंपनी के फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड और डिविडेंड परसेंटेज दोनों डिफरेंट होते हैं, और दोनों डिविडेंड यील्ड आपके फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और बीटा क्या है, तो एक ये और टर्म भी इस्तेमाल होता है। बीटा ये होता है जो कंपनी का मेजर करता है वॉलिडिटी ओवरऑल टू स्टॉक मार्केट। तो वॉलिडिटी कितनी है, तो
ये आपको बीटा इसमें डिटरमाइन करता है देखने के लिए कि स्टॉक मार्केट कितना वॉलेटाइल है कि नहीं है। तो अगर वो एक से ज़्यादा है बीटा तो वॉलिडिटी उतनी है, और अगर एक से कम है तो वॉलिडिटी उतनी ही कम है मार्केट में। तो ये एक जनरल आइडिया आप समझ के रख लीजिए कि ये इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। तो एक से कम है और वॉलिडिटी कम है, एक से ज़्यादा है तो वॉलिडिटी ज़्यादा है। अब जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये आप जनरली जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो तीन चार चीज़ें आपको उसमें पॉपअप होती हैं। पहला है मार्केट ऑर्डर, लिमिटेड ऑर्डर और स्टॉप लॉस। तो पहले तो ऑर्डर टाइप समझिए। तो मार्केट ऑर्डर क्या होता है, जो आप जिस भी मार्केट में, अगर मान लीजिए 10 रुपये 10 पैसे पे स्टॉक चल रहा है आज, उस सेकंड पे मार्केट वैल्यू जब आप स्वैप कर देंगे खरीदने के लिए तो उस पर खरीद लेगा, उसी वैल्यू पे खरीद लेगा। और जैसे ही अगर आपने लिमिटेड लगा दिया तो जब वो 10 का आपने लगाया तो 10 रुपये 10 पैसे होगा तो नहीं खरीदेगा। जैसे ही 10 रुपये आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसे कहते हैं लिमिटेड ऑर्डर। और स्टॉप लॉस क्या होता है कि आप जब मार्केट में बेच रहे होते हैं तो ये आप मान लीजिए आपने लिमिट रखी 9 रुपये, 9 रुपये के नीचे जाएगा तो आपको घाटा है, या आप उतने उससे ज़्यादा घाटा नहीं लेना चाहते तो आपका स्टॉप लॉस होगा, उस पर आप किसी हाथ में आपका स्टॉक बेच देंगे। तो ये जनरली स्टॉप लॉस उसे कहते हैं। अब इन्वेस्टिंग स्टाइल्स जो होते हैं, जो जनरली लोग प्रेफर करते हैं, तो यही मान लीजिए क्या है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग, ग्रोथ इन्वेस्टिंग, डिविडेंड इन्वेस्टिंग, डे ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ये इस तरह के प्रकार है जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है। मैं ऑलरेडी इस पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। तभी भी इन शॉर्ट अगर मुझे एक्सप्लेन करना तो वैल्यू इन्वेस्टिंग होती है कि अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। अगर आप रिकमेंडेड किसी बंदे के पास जा रहे हैं, उसने रिसर्च की, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग उसके हिसाब से ये होता है कि जो मैंने जो मार्केट प्राइस उसको लग रहा है स्टॉक का होना चाहिए उससे कम में मिल रहा है, तो वो आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग होगी। और सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेक्ट करें कि वो अपने जो उसका फेयर वैल्यू उसके ऊपर या उस तरह से पहुंच जाए। तो ये हो गया ग्रोथ इन्वेस्टिंग। मतलब कंपनी अपने ग्रोथ स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में ये जनरली आता है, तो आप उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग जो आपका आपको कुछ ना कुछ पैसा दे रही है। तो कितने लोग ये प्रोफाइल बनाते हैं, फायर भी इसी से रिलेटेड है जिसमें पैसिव इनकम होता है। इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसे मैं डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो वो चीज़ होती है। डे ट्रेडिंग क्या होता है कि आज ही आपने खरीदा, कल आपने बेच दिया, वो डे ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होता है कि एक साल से कम, मान लीजिए आज आपने खरीदा आज नहीं खरीदा लेकिन एक साल से पहले बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहलाता है। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या होता है, जो एक साल के बाद आपने शेयर बेचे उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कंसिडर करती है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स रखना चाहिए शेयर, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको बेचना है कि नहीं बेचना। तो उसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहता हूँ। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो द की द की टू आवर बिजनेस इज नॉट टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। तो एक सज्जन कह गया है। तो इस कोटेशन का मतलब ये कि जब रिस्क मैनेजमेंट और में जाते हैं अपने प्रोफाइल में, तो आप मेक श्योर करते हैं कि आप अननेसेसरी रिस्क ना लें। आप पेनी स्मॉल या मिड टर्म या ओवर वैल्यू स्टॉक्स को ना खरीदें ताकि आपकी वैल्यूशन सडन ड्रॉप ना हो। इसे रिस्क मैनेजमेंट में लिखते हैं। अब हर रिस्क मैनेजमेंट हर बंदे के लिए अलग होता है। अब जो बड़ा ट्रेडर वो हिंज करता है। हिंज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक चीज़ घटी तो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बढ़ेगी, तो उस पर एंटिसिपेट करके उस पर बेट कर देता है, तो कहीं पे भी उसको ओवरऑल ज़्यादा घाटा नहीं होता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपके ओवरऑल प्रोफाइल में आ, जो वॉलिडिटी है वो कम होती है, लॉस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं, और इंक्रीमेंटल पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा होता है।
तो अगर आप रिस्क अपने रिस्क मैनेजमेंट अपने प्रोफाइल के अंदर रखते हैं, और ये मैं तो हर किसी को कहूँगा कि रखें। और इसका सबसे बड़ा ये होता है कि आप खाली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी एक सेक्टर स्पेसिफिक कंपनी में करें, डिफरेंट सेक्टर्स में करें, जैसे फार्मा हो गया, आईटी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इन सब में अच्छी कंपनी उसको चुनें। और इसके बाद बॉन्ड्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, डिपेंडिंग ऑन, या गोल्ड हो गया, फिजिकल जो होते हैं, या डिजिटल जो भी है। तो आप अपने चीज़ों को कंसीडर करके, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को कंसीडर करके, क्योंकि हर बंदे के पास अपने रिसोर्स का मतलब होता है पैसे, डेफिनेट है एक लिमिटेड अमाउंट में, तो इनडेफिनेट तो किसी के पास नहीं है। तो आपको उसके हिसाब से कंसीडर करके अपना इन्वेस्टिंग चार्ट बनाना है कि आपका पहले किस कंसीडर करेंगे, तो किस तरीके से आप कर रहे हैं। अब की लर्निंग यही है इसमें कि भाई, जो मुझे लगती है कि आप जब ये सारे टर्म्स जानेंगे इन डिटेल, तो ओवरऑल आप एक बेसिक स्टेप्स तो अपनी तरफ से ले सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, आप जब इसके बारे में इन डेप्थ समझेंगे तो आप ट्रायल एंड एरर से बच जाएंगे। ट्रायल एरर का मतलब क्या होता है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो सूट नहीं हुआ तो आप फिर चेंज कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको काफ़ी सूटेबल होगी। तो एटलीस्ट ये सब डिटेल पढ़ कर रखें। अब किसी को भी आता है कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है, कुछ क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि बॉन्ड और स्टॉक में डिफरेंस क्या है। तो स्टॉक आपको एक ओनरशिप देता है, और आपको इसमें डिविडेंड्स पे होते हैं अगर कंपनी कर रही है तो, लेकिन बॉन्ड्स में आपको इंटरेस्ट पे हो रहा है, ये डिफरेंस होता है। अब दूसरा चीज़ होता है कि स्टॉक मार्केट में को कितने पैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो उसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं, जितना आपके पास है उससे स्टार्ट करें, एंड छोटे से ही स्टार्ट करें, और डिपेंडिंग आपने अपने प्रोफाइल में किस कंपनी के शेयर रख रखे हैं, तो वो भी आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करता है। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में स्टार्ट करें, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया आते रहे कि कंपनी कैसे बिहेव कर रही है लॉन्ग टर्म में। अब तीसरा सबसे बड़ा बहुत फेस क्वेश्चन आता है कि गैम्बल है क्या, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग। तो मैं तो ये बोलूँगा यार, लाइफ भी गैम्बल है आपका। कि आप मान लो अगर खाना खा रहे हो, आप शुगर पेशेंट हो, आपने मिठाई कुछ ज़्यादा ही ठूस ली, तो आप तो ऊपर ही जाओगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपका शुगर स्पाइक काफ़ी लेवल हो जाएगा, आपको दूसरे डोजेस लेने पड़ जाएंगे। तो अगर ये बात सही है कि हर चीज़ लाइफ में गैम्बल हो जाती है, अनलेस अनटिल आप सब पढ़ समझ के ना करें। तो अगर आप नहीं समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो ये गैम्बल है। समझ के कर रहे हैं तो बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि शुगर आप अगर इन डिटेल पढ़ेंगे तो एक फंडामेंटल चीज़ है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। अगर आपके शुगर एकदम लो हो गई तो आप एकदम से फेंट भी हो सकते हैं। तो वो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो गैम्बलिंग इन द सेंस कि अगर आप अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को नहीं समझें, और अपने रिस्क एपेटाइट को नहीं समझें, आप इन्वेस्ट करते हो तो गैम्बलिंग ही ना भाई। आप बिना पढ़े कुछ भी किए आप अंधे की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो गैम्बलिंग ही। गैम्बलिंग उसी को कहते हैं। अगर समझ के करें तो गैम्बलिंग नहीं, मेरे हिसाब से तो ये बात है। दूसरा आता है कि भाई इसके बारे में कहाँ से पढ़ें या करें। मैं वीडियोस बना ही रहा हूँ, दूसरे बहुत से चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना रहे, मैं कह रहा हूँ कि मैं ही बना रहा हूँ, ये टोटली गलत होगा। तो बहुत से हैं जिन्होंने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए, बहुत से अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जो काफ़ी अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं इस तक किसी को, जो अच्छा दे रहा है, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल रहा है, एक्सेप्ट करें, सीखें। बुक्स अच्छी हैं वो पढ़ें, बहुत सी बुक्स आज की डेट में मिल जाएंगी, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। आज की डेट में ये एक लिमिटेड नहीं रहा है कि ज्ञान आपको नहीं मिल रहा है, ज्ञान आपको रेडीली अवेलेबल है। बस आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको दिल लगाने की जरूरत है कि नहीं मेरे को करना है कुछ। अब इसमें सबसे तीसरा भी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई, किसी के माइंड में आता है कि नहीं भाई, अगर इतना ही अच्छा है तो सारे पैसे मैं डाल दूँ। तो मैं तो यही बोलूँगा भाई कि सारे पैसे क्यों ना डाल दो स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि मान लो कि ए वाई जेड कोई भी आ गया, तो आपको उसकी कंटिजेंसी आपको रखनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से तो उसी को डालें कि जिसको आप, अगर वो ज़ीरो भी, ज़ीरो तो कभी होता नहीं,
लेकिन आप उसमें सिग्निफिकेंट उसकी वैल्यू भी रिड्यूस हो जाए तो आपकी डे टू डे लाइफ में इफेक्ट ना करे, आपकी लाइफ स्मूथली चलती रहे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। रिटर्न तो आता रहेगा लेकिन दिमाग की शांति होनी चाहिए। उससे मैं कहूँगा कि इन्वेस्टिंग उसे होती है कि आपको बार बार उठ के ना देखना पड़ेगा यार आज मार्केट गिर गया ये हो गया, नहीं डाल दिया ठीक है, लेकिन वो आपको मेंटल टॉर्चर नहीं करना चाहिए उसमें। एंड सेकेंड थिंग, जितना डाल रहे हो उसी हिसाब से का रिटर्न भी आएगा। आप मान लीजिए 1 रुपये का 1000 रुपये बन गया, 1 रुपये का 1000 रुपये बन गया तो आपको एटलीस्ट ज़्यादा डिफरेंस नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आपको समझ के पड़ेगी, आप कितना अपना एफर्ट डाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है और जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, दोनों का मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन और आपका जो जर्नी है वो आपका मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं दोनों मिसमैच होगा तो कभी नहीं मिलेगा। अब कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है, डॉलर एवरेजिंग कह लो, रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग कह लो, उसका मतलब होता है कि आप एक सिग्निफिकेंट स्टॉक आपने देख लिया कि नहीं यार मेरे को बहुत अच्छी कंपनी लग रही, तो जब भी वो गिरे आप उसको खरीदो, मार्केट में रखते जाओ, प्रोफाइल में रखते जाओ। तो ओवरऑल जो आपका होल्ड होगा, मान लीजिए आपने 10 रुपये से स्टार्ट किया, फिर 5 रुपये में ख़रीदा एक स्टॉक, फिर 10 रुपये में ख़रीदा, फिर 25 रुपये में ख़रीदा, फिर 10 रुपये में ख़रीदा, फिर 8 रुपये में ख़रीदा। तो ऐसे लॉन्ग टर्म में फिर आपने 40 रुपये ख़रीदा, फिर 50 रुपये ख़रीदा। तो आप जब एवरेज आउट करोगे तो बीच में कहीं आपका कॉस्ट एवरेजिंग आ जाएगा। तो इससे ना आप ज़्यादा हाई पे हो ना ज़्यादा लो पे, आप मिले नहीं हो। तो ये कॉस्ट एवरेजिंग इसी को कहते हैं कि जब भी मार्क आपकी इन्वेस्टमेंट से वैल्यू कम हो या आपको लगे कि फेयर वैल्यू पर ट्रेड हो रहा है, आप इसको खरीद के रख सकते हो, तो तब आपको खरीद लेना चाहिए। तो एवरेजिंग मॉडल कहते हैं। तो ये एक ओवर टर्म है जो मुझे लगता है कि हर जो इन्वेस्ट करने वाला है उसे समझ होनी चाहिए और एटलीस्ट उसके बारे में पता करना चाहिए। दैट इज इट एंड थैंक यू।